नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ईरान और इजरायल के बीच छिड़े संघर्ष की, जो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईरान पर इजरायली हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष के बीच ईरान ने कल देर रात इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान की ओर से ऑपरेशन टू प्रॉमिस अभियान के तहत यह हमला हाल ही में इजरायल के हमलों के सीधे जवाब में किया गया है। इजरायल ने ईरान पर हमला करके उसके प्रमुख सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और जेरूशलम के अलावा वेस्ट बैंक में रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलों से अटैक किया। इजरायल रक्षा बलों की ओर से बताया गया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर शरण लेने को मजबूर हो गए। वहीं तेल अवीव में ईरान के हमले से कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ, जबकि इजरायल ने ईरान की ओर दागी गई कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके बीच में ही मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना के अनुसार ईरान की ओर से करीबन 100 मिसाइलें दागी गई। इजरायल ने दावा किया है कि ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया गया। हालांकि तेल अवीव और जेरूशलम में कुछ इमारतों को नुकसान भी हुआ और दोनों शहरों में कई धमाके सुने गए। वहीं कई धमाकों के बाद काला धुआं भी उठता देखा गया। ईरान की ओर से कहा गया है कि इजरायली हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजरायल के हमलों को अमेरिका का भी समर्थन है। हालांकि अमेरिका ने इससे इनकार किया है। बहरहाल ईरान और इजरायल के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत सहित दुनिया में कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तो पश्चिम एशिया में भारी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। इजरायल का वार और ईरान का भी पलटवार इसमें दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चीजें चल रही हैं और इस जंग से बढ़ सकते हैं युद्ध के आसार। तो भारत को भी थोड़ा सावधान रहना होगा। तो भारत सहित दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से कहीं ना कहीं संयम बरतने की अपील की है। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से आवाज जो है, बम विस्फोटों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है और इजरायल ने दावा किया है कि ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया गया है। हालांकि तेल अवीव और जेरूशलम में कुछ इमारतों को भारी नुकसान भी हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और जेरूशलम के अलावा वेस्ट बैंक में रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलों से अटैक किया है। और इजरायली रक्षा बलों की ओर से बताया गया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं तेल अवीव में ईरान के हमले से कुछ इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि इजरायल ने ईरान की ओर दागी गई कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके बीच में ही मार गिराने का दावा किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन, जी हां, इजरायल ने ईरान पर अपने हमले को यही नाम दिया है, राइजिंग लायन। इसी के तहत शुक्रवार की सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तो इजरायल के 200 फाइटर प्लेन ने शुक्रवार सुबह तेहरान, नतांज, तबरीज और इस्फहान जैसे शहरों में कहर बरपाया। हमला तो हो सकता है, इसका अंदेशा पहले से था, पर हमला ऐसा होगा ये ईरान ने सोचा भी न था। पहले हमले में इजरायल ने ईरानी सेना के 4 टॉप कमांडर और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए। तो आज हम आपको ईरान इजरायल संघर्ष से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि इजरायल की एजेंसी मोसाद ने ईरान पर हमले की प्लानिंग कैसे की, कैसे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया गया और कैसे ईरान के अंदर ही इजरायली सेना ने ड्रोन तैयार किए। लेकिन इसके साथ ही समझेंगे कि ईरान पर इजरायल ने यह हमला क्यों किया, हमले के पीछे ट्रंप का प्लान क्या है और क्यों न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका अभी भी ईरान को चेतावनी दे रहा है। इस वक्त एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान इजरायल के साथ लंबी लड़ाई में उलझने वाला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
ऑपरेशन राइजिंग लायन, जी हां, इजरायल ने ईरान पर हमले को यही नाम दिया है। राइजिंग लायन, इसी के तहत शुक्रवार की सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 78 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, लेकिन ईरान को झटका इस बात से लगा कि मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक हैं। उनके साथ टॉप 4 मिलिट्री कमांडर और 20 सैन्य अफसर मारे गए। हालांकि ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन वो इजरायल तक नहीं पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। सुबह का उजाला अभी होने को था, पर उससे पहले ही ईरान दहल उठा। आसमान से गिरते शोलों ने शहरों को थर्रा दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले धमाकों ने तबाही की दास्तान लिख दी। इमारतें जमींदोज हो रही थी, सैन्य ठिकाने उड़ाए जा रहे थे। धुएं का ये गुबार ईरान पर उस जबरदस्त हमले का सबूत है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। ये ईरान पर इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बरसों से तनातनी और 1 साल पहले हुए छिटपुट हमलों के बावजूद इजरायल की तरफ से ऐसे हमले की कल्पना शायद ही ईरान ने की होगी। एक या 2 ठिकानों पर नहीं, बल्कि ईरान के 6 शहरों को इजरायल ने निशाना बनाया। निशाने पर तेहरान था, नंताज के परमाणु ठिकाने थे। तेहरान के उत्तर पश्चिम में मौजूद तबरीज शहर था, जहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इसके अलावा करमनशाह तबाह हुआ, इलाम फूका, अवहाश बर्बाद हुआ। इस्फहान से लेकर अराक तक पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इजरायल के एक्शन का अंदाजा तो था, पर प्रहार ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस ऑपरेशन को इजरायल ने नाम दिया द राइजिंग लायन, और इसके तहत ईरान के लिहाज से अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इतनी बमबारी हुई कि ईरान में हाहाकार मच गया। אלו ימים של הכרעה. אנו עומדים בפתחו של פרק חדש במערכה להבטחת עתידנו. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי לתקיפת האיומים האסטרטגיים של איראן על מדינת ישראל. जब सुबह हुई तो उजाले में ईरान को अपनी बर्बादी का अंदाजा हुआ। जमींदोज हो चुकी इमारतें, जली हुई गाड़ियां और तबाह हो चुके न्यूक्लियर और सैन्य ठिकाने। लेकिन नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा था। इजरायल के हमले में सेना के शीर्ष अधिकारी और टॉप साइंटिस्ट मारे गए। इजरायल के एक झटके में कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC की इंजीनियरिंग फर्म के चीफ घोलाम अली रशीद और 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी को निपटा दिया। खबर है कि इजरायल के हमले में कुल 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। तेहरान में उनके घर पर हमला किया गया था। We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. ईरान की सेना के जो जनरल कल तक अमेरिका और इजरायल पर हमले की चेतावनी दे रहे थे, उन्हें इजरायल ने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। पहले ही हमले में वो मारे गए। इजरायल के इस हमले का सबसे बड़ा मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था, और वही किया गया।
हमले में प्रमुख परमाणु साइट नंताश को भारी नुकसान पहुंचा है। यहीं पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। एक हमले में इजराइल ने ईरान की परमाणु और सैन्य ताकत को खत्म करने का जो लक्ष्य तय किया था उसे हासिल कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बौखलाए ईरान ने इजराइल पर पलटवार का ऐलान कर दिया। ईरान की जामकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ईरानी परंपरा में ऐसा झंडा शोक का प्रतीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये दुश्मनों से बदला लेने की शपथ है। यानी एक बात तय है कि ईरान प्रतिशोध लेगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी कि इजराइल अफसोस करेगा। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि उसकी तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन्स ने इजराइल पर हमला भी बोला। हालांकि इजराइल का दावा है कि सभी को इजराइल में एंट्री से पहले ही मार गिराया गया, पर इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के पलटवार से निपटने की तैयारी भी कर ली है। अंडरग्राउंड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट खाली कर दिए गए हैं, एयरलाइंस कंपनियों ने अपने प्लेन सुरक्षित देशों में भेज दिए हैं और इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़ा हमला और हमले के लिए उससे भी बड़ी रणनीति। इस हमले का प्लान मोसाद और आईडीएफ ने कैसे बनाया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक ड्रोन बेस बनाकर गुप्त रूप से वहां हथियार पहुंचाए गए। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास ही एक छिपा हुआ ड्रोन बेस बनाया था। वहीं पर रातों रात ड्रोन्स तैयार किए गए, जिन्होंने ईरान से इजराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाकर हमला शुरू किया। इसके अलावा हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गई थी। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। अब ईरान लाचार था। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमान बेरोकटोक ईरान के आसमान में उड़ रहे थे और अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे थे। मोसाद ने यह पूरा ऑपरेशन इस तरह गुप्त रखा कि ईरानी सेना या इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई, पर नतीजा आपके सामने है। गाजा के बाद अब ईरान में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। वैसे तो इजराइल ने यह हमला ईरान के हमले के जवाब में लिया है, पर यह सिर्फ इजराइल का बदला नहीं है। इसके पीछे अमेरिका का भी एंगल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। इसे लेकर दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन ईरान ने अभी तक सख्त रुख दिखाया है। इसे देखते हुए ट्रंप ने इजराइल को हमले की हरी झंडी दी। आज हमले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है, समझौते पर राजी होने का दबाव बनाया, नहीं तो इससे भी बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कहा। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में एक नए जंग का मोर्चा खुल चुका है। इजराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। वैसे तो दोनों के दरमियान जंग के हालात पिछले साल अक्टूबर में भी बने थे, जब हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे इजराइल पर ईरान ने 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल ने तभी बदला लेने का ऐलान किया था, पर शायद अमेरिका के दबाव में इजराइल चुप रहा। अब करीब 8 महीने बाद अगर ईरान पर बम बरसे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं अमेरिका ही है। असल में इजराइल के इस हमले के पीछे प्रतिशोध से ज्यादा परमाणु बम है। परमाणु हथियारों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तकरार है। अमेरिका और इजराइल मान रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो मध्य पूर्व एशिया में उसका दबदबा बढ़ जाएगा। साथ ही इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इससे पहले कि ईरान अपने मंसूबे में कामयाब होता, इजराइल ने हमला बोल दिया।
We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली है, ईरान उनके एजेंडे में है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप काफी दिनों से ईरान से बातचीत कर रहे हैं। 15 जून को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर छठे दौर की बातचीत भी होने वाली थी। इससे पहले हुई बातचीत में ईरान ने सख्त रुख दिखाया था, लिहाजा अगली बातचीत से पहले ट्रंप ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। Chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. जैसे ही ट्रंप ने ईरान, इराक और आसपास के इलाकों से अमेरिकियों को निकल जाने की सलाह दी, दुनिया को इशारा मिल गया कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। यूं तो इजराइल के निशाने पर ईरान पहले से है, पर इस बार दबाव बढ़ाने के लिए उसे अमेरिका का पूरा समर्थन मिला। ईरान पर हमले की भूमिका पहले ही तैयार हो चुकी थी। IAEA के प्रस्ताव में चिंता जताई गई कि ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन 60% तक कर लिया है, जिससे कभी भी 9 एटम बम बना सकता है। IAEA ने कहा कि ईरान ने 2019 के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई जानकारी साझा नहीं की और इस तरह 1974 के परमाणु समझौते की शर्तों को तोड़ा है। बेशक न्यूक्लियर पर ईरान से बातचीत अभी चल रही थी। ईरान ने भरोसा भी दिया था कि बातचीत से रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि ईरान धमकी देने की हालत में रहे। इसलिए परमाणु बम को मुद्दा बनाकर हमले का प्लान तैयार कर लिया गया। We'll see what happens, but they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. और ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने इजराइल को अटैक की हरी झंडी दे दी। परमाणु तकनीक को लेकर ईरान और अमेरिका की तनातनी पुरानी है। 2015 में अमेरिका ने ईरान और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक परमाणु डील की थी। इसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी थी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन ट्रंप ने पहले कार्यकाल में परमाणु डील तोड़ दी थी। कहा था कि ये डील ईरान को प्रतिबंधों में छूट देती है, लेकिन उसके परमाणु हथियार बनाने के इरादे को नहीं रोक सकती। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में डील के नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने फिर ईरान पर दबाव बढ़ाया, लेकिन नतीजा नहीं निकलता देख अमेरिका की शह पर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए फाइटर भेज दिए। हमले के बाद ट्रंप ने साफ कहा है कि मैंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को एक समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी न बचे। ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हम फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे। ट्रंप का रुख साफ है, अगर ईरान ने डील नहीं की तो तबाही होगी। अगला हमला और भी भयानक होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ ट्रंप के प्लान के हिसाब से हो। ईरान बदला लेने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका से अगली बातचीत में भी वो शामिल नहीं होगा, यानी जंग के आसार हैं। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में एक नया संकट खड़ा हो सकता है। Video report, Good News Today. ईरान पर हमले के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की। आज शाम पीएम मोदी से उन्होंने फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। तो पीएम मोदी ने इजरायली पीएम से इलाके में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए कहा। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद 3 देशों के शीर्ष नेताओं से बात की। इनमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन शामिल हैं। इसके बाद नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटिश पीएम और स्टारमर से उन्होंने बात की। नेतन्याहू ने कहा कि वो आने वाले दिनों में भी इन नेताओं से बातचीत करेंगे।
ईरान और इजरायल युद्ध से भारत आखिर कितना प्रभावित होगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत को इस मामले में क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव। ये जो हो रहा है इसमें भारत के लिए कई मायनों में चिंता का विषय भी है। एक तो ऑब्वियसली है कि न्यूक्लियर इनकी फैसिलिटीज़ पे जो अटैक हो रहा है ईरान की, अभी कितना डैमेज हुआ कह नहीं सकते। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर पूरे वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है, क्योंकि ईरान भी कुछ ना कुछ तो बड़ा अटैक करेगा और उसका नुकसान एक ये भी होगा, केवल ये नहीं कि खतरा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का, वो छोड़िए, वो भूल जाइए सारा। चिंता हमें ये भी है कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, अरब एमिरेट हो गए, जो कि हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते और इकोनॉमिक टाइज हैं, वो भी इस जंग में खिंचे जाएंगे। तेल की कीमतों की ऊपर जाएंगी, वो अलग है। इन देशों के साथ सऊदी, यूएई, कतर वगैरह के साथ जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं वो डिले हो जाएंगे, खास करके इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। इधर हमारा जो इंडिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो चाबार पोर्ट से जो हम रशिया, सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से पीछे होते हुए, वहाँ भी मामला बिगड़ जाएगा। तेल कम, प्राइसेस बढ़ेंगी, वॉलेटिलिटी होगी। हमें तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है, यहाँ से करीब 20% दुनिया का तेल जाता है और करीब 25% गैस, तो हमें तेल और गैस की कमी होगी और कीमतें बढ़ेंगी। इन सब चीज़ों को लेकर डेफिनेटली कंसर्न। और सबसे अहम तो ये है कि हमारे भारतवासी डायस्पोरा जो है इस इलाके में बहुत सारे रहते हैं, उनकी इवैक्यूएशन के लिए ऑब्वियसली हमारी मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री, एम्बेसी ऑलरेडी रेडी हो गई हैं, हमारे सारे मिशंस पर वो भी ये काम आ जाएगा करने को, एक चैलेंज की इवैक्यूएशंस वगैरह करें। तो मिला जुला करके ये सारे जो मामले हैं। और एक और बड़ी चीज़ है, अगर यहाँ बड़ी जंग हो गई, फैलती गई अनकंट्रोल्ड, तो चाइना को एंट्री का और मौका मिल जाएगा। चाइना अभी तो ठीक है, इकोनॉमिक तरीक़ों से इस रीजन में अपनी बढ़त बनाने की प्रयास कर रहा है, ईरान से डील कर रहा है, सऊदी से डील कर रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं यूरोप तक जाते हुए, वो डिले होगा। उसके अलावा अगर जंग छिड़ गई तो चाइना यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होने के चांस है, हो सकता है वो चांस पूरे हैं कि वो ईरान को वेपन्स सप्लाई करेगा जो उसने ऑलरेडी बेचे हुए हैं। भाई उनकी एमुनेशन तो देगा ही उसे वो। और ज़्यादा उथल पुथल हुई सऊदी में, एमिरेट्स में, बहरीन में, इन इलाकों में, तो चाइना को मौका मिल जाएगा इस अनसर्टनिटी में, इस टर्मोइल कयास में अपने कुछ खेल खेलने का। तो ये सारी चिंताएं भारत के लिए डेफिनेटली चिंताजनक हैं। जो भारतीय रह रहे हैं डेफिनेटली उनको लेकर के चिंता है, क्योंकि खासकर हमारे ईरान में भी रहते हैं। आई थिंक करीब 20-25 हज़ार हिंदुस्तानी ईरान में हैं जो काम करते हैं, रहते हैं, उनकी चिंता सबसे पहले। उसके अलावा इजराइल में चाहे थोड़े नंबर में है पर वो भी हैं। पर उसके अलावा फिर से वही हुआ, सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स, कतर वगैरह में जो काम करते हैं, अव्वल तो उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी, दूसरा अगर ये सारे माहौल हुए तो उनकी नौकरियों पर भी खतरा आ सकता है। जॉब्स को लेकर के जब इन देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा तो नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। सेफ्टी तो अव्वल है ही, उनको इवैक्यूएट करना। बट भारत को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, भारत ने बड़ी बड़ी एयरलिफ्ट्स करी हैं अपने डायस्पोरा को निकालने के लिए। हमने यूक्रेन में करी, येमन में करी, सूडान में करी, पहले कुवैत में करी थी जो पहली इराक वॉर हुई थी, तो उसका हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ है। हमने तो बल्कि दूसरे देशों की मदद करी, परंतु यस, हमारे नागरिक सबसे पहले, और उनको लेके भारत आई थिंक पूरी तैयारी में है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।